हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विशित छतवानी। इन दिनों में अपना अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन चल रहा है और हम अकाउंट्स का परिचय समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अपन एक और वीडियो देखेंगे। देखिए, द सीड्स ऑफ अकाउंटिंग वर सॉन इन द फर्स्ट टाइम इन बेबीलोनिया एंड इजिप्ट अराउंड 4000 बिफोर क्राइस्ट, where the transaction relating to payment of wages and taxes were records on a strip of soil। ठीक है, समझ में आ रहा है, पढ़ भी रहे हैं आराम से। तो देखिए, इससे ये समझ में आता है कि अकाउंट्स कोई नई चीज नहीं है। जो ईसा मसीह हुए हैं, जीसस क्राइस्ट हुए हैं, उससे 4000 साल पहले ही अकाउंट्स की लगभग शुरुआत हो गई थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक तो बेबीलोनियन कंट्री आई है और एक इजिप्ट करके कंट्री आई है। ठीक है, वहां पे जब टैक्स का पेमेंट होता था या लेबर को वेजेस दी जाती थी तो मिट्टी की पट्टियों पे उसको लिख देते थे। तो मतलब ये तब भी रिवाज था कि भाई जैसे ही कुछ होता है तो आप उसे लिख लो। इसके बाद अगर चाइना की बात करें तो ईसा के जन्म से 2000 साल पहले वहां पे बिल्कुल एक फाइन अकाउंटिंग सिस्टम था जो वहां पे स्टेट यूज करते थे। यानी जो राजकार्य होता था या जो राजा का कोष होता था उसका पूरी तरह से लेखांकन होता था। यानी राज जो कहे गवर्नमेंट का पैसा है उसकी जो भी खर्च होता था या जो भी आमद या रेवेन्यू होती थी उसकी पूरी अकाउंटिंग होती थी चाइना में। ये कब है? ईसा मसीह से 2000 साल पहले। ठीक है, अभी अगर समझ लो कि सन चल रहा है, अभी चल रहा है मान लो 2022, तो ये कौन सा है? ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का 2022 साल है। तो ये उससे 2000 साल पहले है, उनके जन्म से 2000 साल पहले का है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगर भारत में बात की जाए तो ईसा के जन्म से 300 साल पहले, ठीक है, कौटिल्य के समय, कौटिल्य आप जानते हैं, चाणक्य को असली नाम कौटिल्य था। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि उनकी कुटिल नीतियों की वजह से उनका नाम कौटिल्य पड़ा था। खैर, उनका नाम विष्णुगुप्त भी था। तो ये सब जानते हैं कि चाणक्य ही मास्टरमाइंड थे और चंद्रगुप्त मौर्य को एक तरह से राजा उन्होंने ही बनाया था। और उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और उसमें अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएं उसके बारे में उन्होंने डिटेल से डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो ये सब अपने को अकाउंट्स की एंशिएंट हिस्ट्री समझ में आ रही है कि अकाउंट्स की हिस्ट्री क्या थी। थोड़ी और बातें करें, अगर रिसेंट या मॉडर्न अकाउंटिंग की बात करें तो आप कुछ नाम सुनिएगा, ये आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में काम आएगा। जो लुकस पेसियोली थे, जो बेसिकली मर्चेंट कैटेगरी से बिलोंग करते थे, मतलब बेसिकली व्यापारी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था समा द अर्थमेट्रिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेटली पर प्रोपोर्शन। ठीक है, ऑन प्रोपोर्शन, ये एक करके उन्होंने बुक लिखी थी। उसका हिंदी में नाम लेने की कोशिश की गई है, अंक गणित और रेखा गणित का पुनर्वलोकन। तो अब देखने में क्या लगता है कि ये बुक्स उन्होंने बेसिकली मैथ्स के लिए लिखी थी और उस बुक के एक हिस्से में उन्होंने बुक कीपिंग और बिजनेस के बारे में बात की थी। तो इससे क्या समझ में आता है? एक तो लुकस पेसियोली नाम याद रखना है, दूसरा वो मर्चेंट कैटेगरी को बिलोंग करते थे। उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम आप अच्छे से याद करेंगे, द बुक समा द अर्थमेट्रिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन ऑन प्रोपोर्शनेटली। और ये क्या था? ये था रिव्यू लिटरेचर ऑफ न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स एंड लाइन मैथमेटिक्स। ठीक है, उसमें उन्होंने सबसे पहले इस जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके बारे में बताया था। ठीक है, इसी इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। अब उन्होंने इस बुक में पहली बार डेबिट और क्रेडिट शब्द का प्रयोग किया था। तो जो अकाउंट्स में आज डेबिट क्रेडिट हम सुनते हैं वो सबसे पहले शब्द इसी बुक में यूज किए गए थे। ठीक है, अब ये जो डेबिट शब्द है, ठीक है, अपन डेबिट लिखते हैं और शॉर्ट में अपन डीआर लिखते हैं। बेसिकली ये वर्ड ओरिजिनेटेड हुआ है, ये हुआ है डेबिटो। डेबिटो शब्द से ओरिजिनेट हुआ है। और डेबिटो शब्द कहां से निकला है? डेबिटो शब्द एक तो निकला है डेबिटा, बबीता नहीं बोल रहा हूं, डेबिटा। डेबिटा और डेबियो इन शब्दों से निकला है। ठीक है, डेबिटा और डेबियो से निकला है डेबिटो और डेबिटो से निकला है डेबिट। और ये इटालियन शब्द है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? स्वामी का ऋणी होना। जैसे यूं समझो कि ये अगर सेंटर में व्यक्ति है स्वामी, तो अगर कुछ लोग हैं जो स्वामी के ऋणी हैं, यानी ये बड़ा आदमी जिसको मैंने थोड़ा बड़ा होना है, ये बड़ा आदमी इनके ऊपर पैसे मांगता है, तो इन लोगों का डेबिट नेचर होगा। वो क्या मैं अकाउंट्स में आपको समझाऊंगा, डेबिट नेचर वाले अकाउंट्स और क्रेडिट नेचर वाले अकाउंट्स।
बट यूं समझो कि ये छोटे आदमी हैं जो दबे हुए हैं हमारे से, और हम उन्हें डेबिटो से यानी डेबिट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इसी तरह जो क्रेडिट शब्द निकला है वो निकला है क्रेडिटो से। तो ये बड़ा याद करने में आसान है, डेबिट शब्द आया है डेबिटो से और क्रेडिट आया है क्रेडिटो से, ठीक है। और अब ये क्रेडिटो वर्ड है, यहाँ गलत हो गया है, क्रेडिटो शब्द है, ठीक है। और यूं समझिए कि ये अगर स्वामी है, जैसे मैंने पहले यहाँ बताया था, यहाँ छोटे व्यक्ति हैं तो यहाँ ये बड़े बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है। और हम दबे हुए हैं, अगर मैं खुद को स्वामी मानूं तो हम दबे हुए हैं इन व्यक्तियों से, तो इन बड़े व्यक्तियों का हमारी बुक्स में क्रेडिट शेष होगा, ठीक है। और आगे तो लिखा आएगा, तो एक एक करके मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ी थोड़ी बातें मैं बताता जाऊँ। देखिए, जब डबल एंट्री सिस्टम को उन्होंने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा था कि हर एंट्री 2 बार की जाती है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें क्रेडिटर बनना है तो हमें डेटर बनाना होगा। दैट इज, अगर एक व्यक्ति है जो कहता है कि मुझे लेने हैं पैसे, तो दूसरी तरफ से कोई ये कहने वाला भी तो होना चाहिए कि मुझे देने हैं। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपसे लूंगा पैसे, भविष्य में वसूल करूंगा, तो दूसरी तरफ भी जरूरी है कि दूसरी तरफ से कोई कहे कि हाँ सर मैं आपको भविष्य में पैसे दूंगा, ऐसा होना जरूरी है। तो उसने कहा है कि अगर एक क्रेडिटर आप बनाना चाहते हैं तो आपको एक डेटर भी बनना होगा, ठीक है। और उन्होंने कह दिया कि हर चीज की एंट्री 2 बार की जाती है। बाकी हम अकाउंट से इस तरह से लिखते हैं कि हम एक ही एंट्री में उसके डेबिट एस्पेक्ट को और क्रेडिट एस्पेक्ट को लिख देते हैं। वो जब मैं जनरल वाला वीडियो बनाऊंगा तब आपको आराम से समझ में आएगा, आप ज्यादा टेंशन ना लो, अभी तो सुन लो कि भाई उन्होंने क्या कहा। उसके बाद जो लुकस पैसियोली थे उनका क्या कहना था, मतलब देखिए एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। तो वो कह के गए थे कि एक व्यापारी का, ये जो बिजनेसमैन है उसका ये उत्तरदायित्व है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो व्यवसाय करे तो इस तरह से करे कि लोग ईश्वर के महत्व को समझें, गॉड के इम्पोर्टेंस को समझें। उन्होंने ये कहा कि व्यवसाय में आपको नैतिकता बनाए रखनी है, व्यवसाय में आपको लाभ कमाना है। और उन्होंने जो स्टेटमेंट होते हैं, जर्नल होता है, लेजर होता है, उस पर डिटेल से बातें कही, ठीक है। सुन लिया, सुनावा रहता है तो हमेशा अच्छा रहता है, फिर आए नहीं आए। और देखिए मैं ये जरूर मानता हूँ कि जब आप पढ़ते हैं तो ये मान के पढ़िए या ये सुनते समय ये विश्वास करते हुए सुनिए कि ये आ सकता है। अगर आप हर चीज को यूं सुनते जाएंगे कि ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो फिर आएगा क्या, है ना। तो क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हर वीडियो के बाद एमसीक्यूज हैं, और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक भी दे रखा है, आप उनको लगाइए। पीडीएफ के फॉर्म में है, ऑनलाइन क्विजेस के फॉर्म में है, तो आप उनको लगाइए तो फिर आप बेटर समझ पाएंगे, और डेफिनेटली आपको लगानी भी चाहिए। और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि जिनको ये लगता है कि हमें वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है, हम तो सीधे आप क्वेश्चनों पे लगाइए, सीधे आप क्वेश्चंस लगाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते तो फिर आप वीडियो सुन लीजिएगा वापस से। और एक ये इंपॉर्टेंट है कि बेबीलोनिया विच वर कॉल्ड द सिटी ऑफ कॉमर्स, तो बेबीलोनिया शहर जो है इसे वाणिज्य नगरी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। और समझ भी सकते हैं ना, यहाँ पहली स्लाइड स्टार्ट हुई तो मैंने सबसे पहले बेबीलोनिया और इजिप्ट का ही नाम लिया था, तो बेबीलोनिया को सिटी ऑफ कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, जस्ट अ मिनट, व्हाई इट इज हैंगिंग, यस। अब आप ये समझिए कि अकाउंटेंसी में खाते कितने प्रकार के होते हैं। अगेन इस पे भी मैं डिटेल से बात करूंगा। आपको ये लगेगा कि सर डिटेल से बात करी तो नहीं, मैं वीडियो को बहुत लेंदी नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा थोड़ा समझाना चाहता हूँ, और फिर जैसे जैसे कमिंग डेज में वो आता जाएगा तो पता जाएगा। तो बेसिकली अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, कुछ होते हैं पर्सनल खाते, कुछ होते हैं रियल खाते, और कुछ होते हैं नॉमिनल खाते, ठीक है। अब थोड़ी बात और समझिए कि जो रियल खाते होते हैं, इसे आप यूं समझ लीजिए कि जो वस्तु हमें रियल में दिखती हैं, तो रियल में हमें एक तो माल दिखाई देगा, तो गुड्स से रिलेटेड जो खाते होते हैं, माल से संबंधित जो खाते होते हैं, और आपकी जो संपत्ति से संबंधित खाते होते हैं। एक बार बार आप शब्द सुनते हैं संपत्ति, एसेट्स, तो आप ये समझिए कि आपके व्यापार में जो फर्नीचर होता है, दुकान होती है, फैक्ट्री होती है, मशीनें, कार, कंप्यूटर, ये सब असेट्स होते हैं, ये सब असेट्स होते हैं, ठीक है। तो असेट्स से रिलेटेड जो खाते हैं, या असेट्स यानी शब्द क्या है, वस्तु, वस्तु से रिलेटेड खाते वस्तुगत खाते, या वास्तव में होते हैं तो ये वास्तविक खाते होते हैं, ठीक है। आगे फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल पर्सन,
एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन और एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो 3 तरह के पर्सनल खाते भी होते हैं जिनका जन्म ईश्वर की कृपा से होता है। जैसे आप, मैं, अपन सब ठीक है, मानव रूप में जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की दया है, तो हम नेचुरल पर्सन हैं। और जिनका जन्म कानून से होता है, जिनका जन्म कानून से होता है, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितने भी क्लब होते हैं, सोसाइटी होती है, बैंक होते हैं, इन सब का जन्म किसी कानून के माध्यम से होता है। वो कानून संसद बनाती है या विधानसभा में बनते हैं, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। और कुछ होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मतलब वो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जैसे मैं आपको एक नाम बताऊं, एक नाम होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब होता है कि सैलरी हमने नहीं दी है और सैलरी हमें देनी है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी हमें देनी है तो किसी व्यक्ति को ही तो देनी है भाई। सैलरी, सैलरी किसको दोगे? जिसने आपके लिए काम किया। तो जब हम आउटस्टैंडिंग सैलरी कहते हैं तो इसके नाम के पीछे एक व्यक्ति छुपा होता है जिसे हम सैलरी देने वाले हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं है पर किसी वजह से हमने नहीं दिए, पर दे देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है वो एक रिप्रेजेंट करता है किसी व्यक्ति को। या सपोज करो मैंने किसी व्यक्ति को एडवांस सैलरी दे दी, उसने मुझे कहा सर 3 महीने का एडवांस दे दो। मेरा अच्छा बंदा था तो मैंने उसको 3 महीने का एडवांस दे दिया। तब अपन एक खाते का नाम यूज करते हैं और उस खाते का नाम होता है प्रीपेड सैलरी। तो अब प्रीपेड सैलरी से मुझे पूछो किस तरह का खाता है तो आप शायद नहीं सुना हुआ होगा, तो आप बोलेंगे पता नहीं सर किस तरह का खाता है। पर मैं ये कहता हूँ कि प्रीपेड सैलरी आपने किसी व्यक्ति को ही तो दी है, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। और आगे फिर और डिटेल से मैं आपको बात करूंगा। और एक आपके होते हैं नॉमिनल खाते। तो देखिए व्यापार में बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे आप अपने घर में देखिए, आपके घर में लाइट का खर्चा आता है, पढ़ाई का खर्चा होता है, राशन या किराने का खर्चा होता है, सफाई वाले का खर्चा होता है, ये सारे खर्चे हैं। उसी तरह दुकान के अंदर भी लाइट का बिल, टेलीफोन का बिल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा, ये सारे खर्चे होते हैं। छोटी मोटी इनकम्स भी होती हैं, जैसे किस कोई हमने सौदा करा दिया तो हमें कमीशन मिल जाता है, कभी हमें रेंट मिल जाता है, किसी को उधार देते हैं तो इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये जो एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट होते हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो हमें अकाउंट को क्या होता है, कैटेगराइज करना पड़ता है। जो व्यक्तियों से रिलेटेड खाते हैं वो पर्सनल खाते, जो वस्तुओं से रिलेटेड खाते हैं वो रियल खाते, और जो व्यक्ति और वस्तु से परे हैं, जो एक्सपेंस है या इनकम है, तो वो होते हैं आपके नॉमिनल खाते या नाम मात्र के खाते, ठीक है। चलिए, और अगेन असेट 2 तरह के हो सकते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं टेंजिबल, और जो नहीं दिखाई देते हैं वो इनटेंजिबल एसेट्स है। आगे वाली वीडियोस में डिटेल पर चर्चा होगी, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं बताता चला जाऊंगा तो फिर वो आप परेशान भी हो जाएंगे और ये भी कि बहुत वीडियो लंबा भी हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियो बनाए ताकि एक ही दिन में 2-3-4 वीडियो आप जितने सुन पाए। खैर, गुड्स अकाउंट, माल खाता। तो एक होता है परचेज अकाउंट, जब हम माल खरीदते हैं यानी माल हमारी तरफ आता है। अगर वो माल हम रिटर्न कर देते हैं तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। खरीदने को बोलेंगे परचेज, कुछ भी आप खरीदते हैं तो परचेज करना, और जब आप उस माल को रिटर्न कर देते हैं तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। अब आप समझो कि परचेज रिटर्न में गुड्स जाता है, गुड्स जाता है कहाँ, किस तरफ, आउट, बाहर की तरफ। तो इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, जावक वापसी, वापस चला गया। इसी तरह एक होता है सेल्स खाता और एक सेल्स का रिटर्न खाता। जब हम किसी को माल बेचते हैं, गुड सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं, और जिसको हमने सेल किया था वो अगर हमें वापस कर देगा तो उसे बोलेंगे सेल रिटर्न। अब जब वो हमें रिटर्न करेगा तो माल की दिशा हमारी तरफ होती है, माल का जो डायरेक्शन होता है वो हमारी तरफ होता है, तो वो इनवर्ड होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है हम परिचय समझ रहे हैं। एक होता है ओपनिंग स्टॉक खाता। साल के शुरू में जो स्टॉक हमारे पास होता है वो ओपनिंग स्टॉक है। जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 2022 का मान लीजिए फर्स्ट डे में जनवरी को बोल देता हूँ, तो 2022 का जो फर्स्ट डे है उस दिन जो माल हमारे पास होगा उसे हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, और 2022 का जैसे एंड होगा वो होगा 31 दिसंबर को, तो वो जो स्टॉक हमारे पास होगा उसे हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। एक और बात है, वर्ष की शुरुआत आपकी अप्रैल से भी हो सकती है और जनरली अप्रैल से ही होती है। जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत आपकी अप्रैल से ही होती है।
तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसे स्टार्टिंग के दिन जो हमारे पास स्टॉक पहले से होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, और इसी तरह से इसका जो एंड होगा वो 31 मार्च 2023 को होगा। उस दिन हमारे पास जो स्टॉक होगा उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। ये सारे खाते गुड्स से रिलेटेड खाते हैं, ठीक है। इसीलिए इन सारे खातों को का जो नेचर होता है वो हम रियल अकाउंट मानते हैं। हालांकि जो सीबीएसई बोर्ड है वो थोड़ा सा अलग है। वो परचेज खाते को और सेल्स खाते को नॉमिनल कैटेगरी में रख देता है। उसके पीछे उनका एक लॉजिक अपना है कि जब हम माल खरीदते हैं तो वो एक्सपेंस है, और जब हम माल बेचते हैं तो वो इनकम है, तो वो उसको नॉमिनल कैटेगरी में ले जाते हैं। लेकिन जो मेनली स्टेट बोर्ड्स हैं, खास करके राजस्थान स्टेट बोर्ड है, तो वहां पे इन खातों की जो कैटेगरी है वो रियल अकाउंट रखी गई है, ठीक है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं असेट्स, ठीक है। जिसे तुम आम भाषा में प्रॉपर्टीज बोलते हो। ये मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। अकाउंटेंसी की दुनिया में हम उसे असेट्स बोलते हैं। असेट्स ब्रॉड वे में 3 तरह के होते हैं: फिक्स्ड असेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, फिक्स्ड एसेट्स जो दिखाई देते हैं ऐसे हो सकते हैं टेंजिबल, और जो ना दिखाई देते हो ऐसे हो सकते हैं इनटेंजिबल। जैसे फर्नीचर, मशीन, कार, कंप्यूटर, मोटर ट्रक, ये सब आपको दिखाई देते हैं। ये सब आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। आपके बिजनेस की रेपुटेशन यानी गुडविल, आपके पास किसी कॉपीराइट का होना, आपके पास पेटेंट राइट का होना, आपके पास ट्रेडमार्क होना। क्या शब्द बोले? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क। ये सब आपके इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। करंट एसेट्स, जैसे आपके पास अगर कैश है तो वो करंट एसेट्स है। आपके अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो वो करंट एसेट्स है। अगर आपके पास स्टॉक है तो वो करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको आप जल्दी से कैश में बदल सकते हो, जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हमें किसी से पैसे वसूल करने हैं तो उसे हम डेटर बोलते हैं, एंड डेटर इज ऑल्सो करंट एसेट्स। तो ये करंट एसेट्स के फ्यू एग्जांपल्स हैं। तो नोट्स मैं दूंगा उसमें डिटेल्ड वे में है, और मैंने कहा ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो में नहीं बता रहा, क्योंकि फिर ये भी है कि वीडियो लेंदी हो जाती है, और मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा कोर्स करे तो टाइम पे कोर्स अपना कंप्लीट कर पाए। और मैं जो कर रहा हूँ वो थोड़ा सा उसे इशारा दे दूंगा, थोड़ा सा समझा दूंगा। इसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। अब फिक्टिशियस एसेट्स आप जो समझिए कि जैसे सोचो झूठे मित्र क्या होते हैं, झूठे दोस्त क्या होते हैं। झूठे दोस्त आप कहेंगे सर जो हमें दोस्त जैसे लगते हैं पर जब जरूरत पड़ती है तो काम नहीं आते, वही झूठे दोस्त होते हैं। इसी तरह से काल्पनिक संपत्तियां क्या होती है जो हमने असेट साइड में लिख रखी है। हमने किसी चीज को असेट साइड में लिख रखा है, लेकिन हमें उसे बेचेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर को अगर हम बेचेंगे तो कुछ तो मिलेगा, कार को बेचेंगे कुछ तो मिलेगा, स्टॉक को बेचेंगे कुछ तो मिलेगा। तो ये सब तो वास्तविक संपत्तियां हैं। इधर जो मैंने बताई वो सारी वास्तविक संपत्तियां हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी बैलेंस शीट में होती है, जब आप बैलेंस शीट समझेंगे, कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो असेट साइड में दिखाई देती हैं, लेकिन उनसे कोई रियल में हमें पैसा नहीं मिलना होता है। तो वो होती है आपकी फिक्टिशियस एसेट्स, झूठी एसेट्स होती हैं, ठीक है। ओके, आगे और डिटेल जाऊंगा। आप आपके मन में कौतूहल होगा या ये क्यूरियोसिटी होगी कि अच्छा फिर जब ये झूठे एसेट्स है तो बैलेंस शीट में दिखाते ही क्यों हैं। तो अकाउंटेंट की एक मजबूरी होती है, उस मजबूरी को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। उस अकाउंटेंट की एक मजबूरी होती है, इसलिए उसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। पर एक अच्छा अकाउंटेंट वो होता है जो पहचान जाए असेट्स को देखते ही कि ये फिक्स्ड एसेट्स है या करंट एसेट्स है। अब देखो कुछ लोग सोचते हैं फिक्स्ड एसेट मतलब यानी जो जमीन में धसी हुई है, ऐसा नहीं। अब फर्नीचर है तो फर्नीचर इधर से उधर मूवेबल होता है, कार है इधर से उधर मूवेबल होती है, लेकिन ये सब फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आती है। तो फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली वो होती है जिनकी वैल्यू एकदम से चेंज नहीं होती है, जिनकी वैल्यू आए दिन नहीं बदलता है, जिनका मूल्य आए दिन नहीं बदलता है, और जनरली जिनको हम लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। हम अगर कोई संपत्ति लाते हैं, हम उसे लंबे समय तक अपने पास रखते हैं, यूज करते हैं, तो उसे फिक्स्ड एसेट्स रखते हैं। अब स्टॉक है तो उसे तो हम बेचने के लिए लाए हैं, तो उसे हम लंबे समय तक अपने पास नहीं रखते, या डेटर्स को उधार देते हैं तो हम जल्दी से वसूली कर लेते हैं। तो जिनके बैलेंसेस बदलते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं करंट एसेट्स, और जिनके रिलेटिवली बैलेंस फिक्स रहते हैं वो होते हैं फिक्स एसेट्स। और कुछ झूठ मूठ के एसेट्स या बनावटी एसेट्स होते हैं, मजबूरी में लिखने पड़ते हैं बैलेंस शीट पे। टेक्निकली उनसे आपके पास कोई रियल में पैसा नहीं आ सकता, तो उनको अपन कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। अब अपन इसके वीडियो के थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे।
चलिए अब अपन इस वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, द ओरिजिनेटर ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम पैसियोली वर द रेजिडेंट ऑफ। ये जिनका नाम आया पैसियोली, जिनको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, जिन्होंने वो बुक लिखी थी, वो कहाँ के थे? अमेरिका के, इटली के, इंडिया के या जापान के? तो बहुत आसान सा है, इसका आंसर इटली है। इसीलिए अकाउंटेंसी का या मॉडर्न अकाउंटेंसी का जो उद्गम है वो इटली ही माना जाता है। ठीक है। ये इटली में जो वेनिस शहर है वहां के निवासी थे और उन्होंने कहा था कि आपको एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को समझना होगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों को समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट? इनमें से क्या पर्सनल अकाउंट है? इन्वेस्टमेंट, कमीशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी या सिक्योरिटी प्रीमियम? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो हमें किसी व्यक्ति को देनी होती है, किसी व्यक्ति को सैलरी बाकी होती है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, और उसका जो कैटेगरी होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बाकी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रियल अकाउंट है, कमीशन है वो नॉमिनल अकाउंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब होता है जो हम ऊपर का पैसा लेते हैं, जैसे कोई कंपनी है उसका शेयर 100 रुपए का है और कंपनी मान लो 120 चार्ज कर रही है, तो 20 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है वो इनकम है एक तरह से, या कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, वो आप समझेंगे बाद में। तो ये नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नेचुरल पर्सन होते हैं कुछ लोग आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं और कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज। तो वो अकाउंट जिनका संबंध इनकम से होता है, एक्सपेंस से होता है, प्रॉफिट या लॉस से होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नाम मात्र के खाते होते हैं। इनको हिंदी में अवास्तविक खाते भी कहते हैं। ठीक है। और जैसे एक बार आप इसको समझ लीजिए कि जो खाते इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड होते हैं, जैसे वेजेस खाता, सैलरी अकाउंट, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट है। और अगर किसी व्यक्ति, किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था से संबंधित खाते हैं तो वो आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, जैसे राम, मोहन, श्याम, बैंक अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। और अगर कोई खाते असेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कार वगैरह, तो वो आपके रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। एक प्रीपेड सैलरी किस तरह का खाता है? आर्टिफिशियल पर्सन, रियल खाता, नॉमिनल खाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो प्रीपेड सैलरी में हम किसी व्यक्ति को एडवांस सैलरी देते हैं, तो ये खाता कौन सा खाता? प्रीपेड सैलरी खाता किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। सैलरी खाता, सैलरी में हमारा पैसा खर्च होता है तो वो नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी का होता है। पेटेंट राइट, पेटेंट राइट हम परचेज करते हैं। मान लीजिए कि किसी ने कोई आविष्कार किया और हमने 5 लाख रुपए देकर उसने जो इन्वेंट किया है उसके पेटेंट राइट्स उससे ले लिए। तो जो पेटेंट राइट होता है वो इंटेंजिबल होता है, ऑल्दो इंटेंजिबल एसेट्स होता है, बट ये रियल अकाउंट कैटेगरी में आता है। ठीक है। जो टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट कैटेगरी में आते हैं। और जो बैंक अकाउंट होता है, बैंक एक संस्था होती है जिसका जन्म कानून से होता है, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो अब आप मिलाने लगे तो जैसे आपने समझा कि जैसे ए है, ए को आपने मिलाया 4 से, तो A4 देख लीजिए, A4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो आगे थोड़ा देख लीजिए, B को आप 3 से मिला दीजिए, B को 3 से मिला दीजिए, वो यहाँ बैठ रहा है, तो आपका C2 और D1 भी बैठ जाएगा उसके बाद, तो इसका आंसर B होने लगेगा। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। ये चारों के बारे में आप डिटेल से, जो एडजस्टमेंट वाला टॉपिक होता है उसमें मुझसे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता है किसी का खर्चा जब बाकी होता है, जैसे किसी ने हमारे लिए काम किया पर हमने उसका पैसा नहीं दिया तो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। किसी को काम किए बगैर एडवांस दे दिया तो उसे प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। किसी से हमें कुछ मिलना होता है, जैसे मैंने किसी का कोई काम कर दिया कमीशन और मुझे कमीशन नहीं मिली, मुझे मिलेगी, तो अक्रू का मतलब होता है जन्म लेना। वो असेट अक्रू हो चुका है पर मुझे मिलना उसका बाकी है। और अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है काम किए बगैर एडवांस मिलना। अनअर्न्ड इनकम को एडवांस इनकम भी बोलते हैं। जब हमने काम नहीं किया, हमने अपना कहें रोल प्ले नहीं किया और हमें उससे पहले एडवांस में मिल गया। तो ये जो चारों खाते होते हैं बहुत कॉमनली अकाउंट्स में नाम इनके पुकारे जाते हैं और ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं। और जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, वो रियल खाते में होते हैं। बैंक चूंकि एक संस्था है तो इसलिए वो कानून से निर्मित व्यक्ति है, उसे कृत्रिम व्यक्ति या आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। और
सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह ये सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नाम मात्र के लिए होते हैं। विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स? अभी कुछ डेफिनेशन दिए हैं, आप बताइएगा फिक्स्ड एसेट्स का बढ़िया से बढ़िया डेफिनेशन क्या है। इट इज फॉर कन्वर्जन इनटू कैश। ये फिक्स्ड एसेट्स इसलिए हैं कि हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकें? नहीं। इट इज एन एक्सपेंसिव आइटम बॉट फॉर द बिजनेस। हाँ, जनरली फिक्स्ड एसेट थोड़े महंगे होते हैं और बिजनेस के लिए लिए जाते हैं, तो बी काफी सही है। इट इज द आइटम विच विल नॉट वेयर आउट क्विकली। ये एक ऐसी चीज होती है जो जल्दी से खराब नहीं होगी, तो ये बात भी थोड़ी सही है। इट इज हैविंग लॉन्ग लाइफ एंड नॉट परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। ये भी सही है और डी ही सबसे ज्यादा सही है। एक्चुअली बी, सी और डी सही है, पर डी ज्यादा सही है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ थोड़ी लॉन्ग होती है, जिनमें थोड़ी ड्यूरेबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे कार है, अब आपने कार खरीद ली तो 5-10 साल तो चलेगा ही चलेगा। फर्नीचर है, 20-25 साल तो चलेगा ही चलेगा। और खास न केवल ये है कि उनकी लाइफ लंबी होती है, बल्कि हमने उनको रीसेल के लिए लिया ही नहीं है, हमने उनको लिया है ताकि हम उसे यूज कर सकें। फर्नीचर लिया है ताकि कस्टमर्स को आराम से बिठा सकें, खुद का सामान जमा सकें, शोकेस वगैरह हम बनवाते हैं। मशीनें ली हैं ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें। मशीनें हमने इसलिए नहीं ले रखी होती कि हम उसे बेचना चाहते हैं। तो फिक्स एसेट्स का मेन पर्पस ये होता है कि हम उसे रीसेल के लिए नहीं लेते, बल्कि हम उसमें दे आर इंटेंडेड टू यूज, उनको हम प्रयोग करने का इरादा रखते हैं और उनकी जनरली लॉन्ग लाइफ होती है। तो डी बिल्कुल सही डिफाइन करता है फिक्स्ड एसेट्स को। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स? तो गुडविल यानी आपकी जो रेपुटेशन होती है उसको बोलते हैं। और अगेन अगेन अगली वीडियो में मैं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क को डिटेल में बताऊंगा आपको। तो खैर, गुडविल आपकी रेपुटेशन होती है, दिखाई नहीं देती है, पर एक ग्राहक को आपकी तरफ खींचती है। सोचो, आप भगवान नहीं करे कोई घर में बीमार हो जाता है तो आप एक डॉक्टर का पता करते हैं, और कुछ नाम होते हैं जिनके नाम बहुत मोस्ट पॉपुलरली फेमस होते हैं। तो बल्कि उसका भले ही उसका क्लिनिक छोटा हो, बड़ा हो, अस्पताल छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन उस डॉक्टर का नाम बहुत होता है, तो वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वो गुडविल उस डॉक्टर के लिए उसकी असेट्स है, ऑल्दो दिखाई नहीं देती। ठीक है। कॉपीराइट जो होता है वो भी इंटेंजिबल एसेट्स होता है। ठीक है। ट्रेडमार्क जो होता है वो भी इंटेंजिबल एसेट होता है, और प्राइमरी एक्सपेंसेस नहीं होता। बाद में आप ये समझेंगे कि ये फिक्टिशियस एसेट्स होता है। अभी मेरा जोर थोड़ा क्वेश्चंस कराने पे है, तो इसका जो है, जो मैंने कहा था ना वीडियो के दौरान, कि कुछ एसेट्स होते हैं जो झूठ मूठ के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने जब कंपनी शुरू की, तो हमने कंपनी शुरू करते समय 5 लाख रुपए खर्च कर दिया। हो सकता है कि हम इसे बैलेंस शीट के अंदर भी दिखा दें, लेकिन इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है, इसकी कोई रिलायजेबल वैल्यू नहीं होती। ये तीनों चीजें हैं, इनकी रिलायजेबल वैल्यू होती है। तो जिसने पढ़ाई नहीं कर रखी होती है वो उसको लगेगा ये सारे खाते मिलते जुलते हैं, लेकिन प्रारंभिक व्यय अलग चीज होती है, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती। इन सब की रीसेल वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए। मतलब अगर आप अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़ते हैं तो आप गुडविल के बदले पैसा चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कॉपीराइट है, आपने कोई बुक वगैरह लिखी है, कोई मूवी वगैरह बनी है, तो कॉपीराइट सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। ट्रेडमार्क से आप खूब पैसे कमाते भी हैं, सेल भी कर सकते हैं अपना मार्का किसी को। ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम? बाटली बॉय, एटली, लुई या लुकस पैसियोली? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सुनावा होता है तो सब आसान लगता है, सुनावा नहीं होता है तो सब कुछ ही गड़बड़ होता है। तो लुकस पैसियोली जो है वो मॉडर्न अकाउंटिंग फादर है। डैश डैश असेट्स वुड डिनोट दोज दैट आर वेरी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। देखो, इसमें ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स, करंट एसेट्स। तो जनरली जो करंट एसेट्स होते हैं उनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन करंट एसेट्स के अंदर ही कुछ एसेट्स होते हैं जिनको लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। उनको तो हम बहुत ही ज्यादा जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब उनमें हिंदी में एक वर्ड होता है तरलता, और तरलता से भी एक और वर्ड होता है चिकनाई। मतलब वो इतने चिकने एसेट्स होते हैं, इतने मतलब तुरंत उनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लिक्विड एसेट्स। बाकी फ्लोटिंग एसेट्स और करंट एसेट्स एक ही होता है। तो इसका आंसर सी और डी, अगर आप सोच रहे हैं तो सी और डी एक ही चीज के दो नाम है। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मान लीजिए लिक्विड एसेट्स नहीं होता, यहाँ पे मान लीजिए इंटेंजिबल एसेट्स होता, यहाँ पे कोई और नाम होता, तो मैं करंट एसेट्स भी आंसर दे सकता था। करंट एसेट्स को हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर लिक्विड एसेट्स ऑप्शन है तो लिक्विड एसेट ज्यादा सही है। आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस में एक समझना पड़ेगा कि एक होता है सही और एक होता है ज्यादा सही, और एक होता है गलत और ज्यादा गलत। तो हमेशा ज्यादा गलत को छोड़ना होता है और ज्यादा सही को लपकना होता है। ठीक है, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से क्या सही है? बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है, गलत है। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कैश अकाउंट इज अ पर्सनल, कैश कहाँ से पर्सनल हो सकता है? कैश तो वास्तव में होता है, दिखता है, कैश तो एक वस्तु है, तो वो पर्सनल अकाउंट हो नहीं सकता। सेकंड भी गलत है। कैश बुक शोज डेबिट बैलेंस, ये सही है। ये जब आप कैश बुक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, कि जो कैश बुक होती है उसका हमेशा डीआर बैलेंस होता है। हमारे पास जो आवक होती है वो हमेशा जावक से ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 70,000 रुपए आए, तो आप 65,000 खर्च कर सकते हैं, आप 70,000 भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी 70,000 से ज्यादा कैश खर्च नहीं कर सकते या पे नहीं कर सकते। ठीक है, 70,000 से ज्यादा पे नहीं कर सकते। खर्च करना अलग होता है, फिर पे करना अलग बात होता है, पर पे जितना आपका है नहीं उससे ज्यादा आप पे नहीं कर सकते। तो हमेशा आपकी कैश बुक या तो जीरो बैलेंस दिखाएगी या कैश बुक आपका डेबिट बैलेंस दिखाएगी, ये बात सही है। और प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो नॉमिनल खाता होता है, गलत है। प्रीपेड इंश्योरेंस में हम बीमा कंपनी को एडवांस बीमे का पैसा दे देते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है, तो चौथा वाला भी गलत है। फाइनली इसका आंसर सी हो गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट? फर्नीचर तो एक वस्तु है, लाइव स्टॉक यानी जानवर यानी पशुधन वो भी एक वस्तु है, गुडविल दिखाई नहीं देती, एक अदृश्य वस्तु है। तो ये जो तीनों है, ये तीनों तो है आपके रियल अकाउंट। और जो अक्रूड रेंट है, अक्रूड रेंट का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे आपने इस व्यक्ति को अपना मकान या दुकान किराए पे दिया और आपका किराया है 10,000 रुपये महीना, और 2 महीने हो गए, 2 महीने का किराया बाकी है, तो 20,000 रुपये आपने कमा लिया है। कमा लिया है को बोलते हैं अक्रू हो गया है, इनकम अक्रू हो गई है और इसका मिलना बाकी है, तो इसको हम बोलते हैं येट टू बी रिसीव्ड। इसको, ये हमें किसी से मिलना है, तो येट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम समबडी, हमें किसी व्यक्ति से मिलना है, तो ये होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है एक किराएदार को, एक व्यक्ति को, जिससे हम किराया वसूल करेंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट है, बाकी तीनों हो गए हैं। तो होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो को पसंद लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पसंद कर सकते हैं। वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।